एक कमर्शियल बैंक इंडिया में कैसे डेवलप हुए, कैसे 15th सेंचुरी के बाद से लेकर के धीरे धीरे करके कमर्शियल बैंक्स डेवलप हुए इंडिया के अंदर, और कैसे कमर्शियल बैंकिंग प्रॉफिटेबल भी बनी, लोगों की हेल्प भी हुई, और कमर्शियल बैंक्स के अलावा भी इंडिया में नॉन कमर्शियल नेचर के बैंक जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी भी एक चेन और सीरीज इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हुई। तो ये हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग पढ़ा था। उस चैप्टर के अंदर जो फंक्शंस ऑफ बैंक है वो अभी मैंने छोड़ दिया है, वो मैं जब कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसके साथ पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा कि बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। यूजुअली बैंक के किसी भी तरीके का बैंक होगा उसकी फंक्शनिंग एक जैसी होती है, वेदर इट इज कमर्शियल, कोऑपरेटिव और व्हाटएवर, बट यूजुअली इट इज द सेम। बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कैसे काम करता है और इसका काम क्या है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। एक कंट्री के अंदर सक्सेसफुल फाइनेंशियल सिस्टम को बनाए रखने के लिए और सक्सेसफुल मॉनेटरी मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक हो, एक सेंट्रल बैंक हो कंट्री के अंदर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई विल टेक यू टू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने की जरूरत, मैं जब कमर्शियल बैंक्स आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि काफी साल से 1915 के बाद से ये शुरू किया गया, क्योंकि इंडिया में काफी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स बन गए थे। तो ये माना जा रहा था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए कंट्री के अंदर, जो कंट्री की मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट कर सके, मनी के फ्लो को सपोर्ट कर सके और बैंकिंग रेगुलेशन और कंट्रोल ठीक से कर सके। बैंक्स को रेगुलेट करना मतलब बैंक्स के नियम कायदे कानून के हिसाब से चलाना, राइट, एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी हो जो उसे मॉनिटर कर सके, और फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना, कैसे मनी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है और इकोनॉमी से बाहर जा रहा है, इसके फ्लो को कंट्रोल करना जो है ये बहुत जरूरी एक्टिविटी थी। तो 1935 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 प्रोविजन था। अंग्रेजों के टाइम में ये बनाया गया, ब्रिटिशर्स का जब रूल चल रहा था तो उसको बनाया गया। एंड एट दैट टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. It was not a government organization, it was a private organization, and it was initially established in Kolkata, but of late it was moved to Mumbai in 1937. और अभी भी इसके हेडक्वार्टर्स या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन बिल्डिंग है दैट इज इन मुंबई, और ये वो ऑफिस है जहां पर रिजर्व बैंक का गवर्नर बैठता है, बोर्ड बैठता है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है कंट्री के बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड और फ्लो ऑफ मनी या कंट्रोल ऑफ मनी से रिलेटेड। Originally, it was privately owned. Since nationalization in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the government of India. तो RBI जो है वो पहले एक प्राइवेट बैंक था, एक प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी थी। बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई 1 जनवरी 1949 को। तो ये नेशनलाइज कर दी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 5 करोड़ रुपए के इनिशियल कैपिटल आउटले से शुरू हुई। 5 करोड़ रुपए की कैपिटल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई, क्योंकि इनिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपने कमाने का कोई साधन नहीं था, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए एज कैपिटल। ऑसबॉर्न स्मिथ was the first governor before independence. Before independence जब 1935 में बैंक बना तो ऑसबॉर्न स्मिथ नाम का जो ब्रिटिशर था, he was the first governor of Reserve Bank of India. However, after independence, Sir Chintaman Deshmukh became the first governor of RBI. As an Indian and as independent India, RBI had its first chief as Chintaman Deshmukh. CD Deshmukh इसका short form है, and he was a well-renowned economist. He also worked as finance minister in the country, and he was a very good person in terms of economics, finance. तो उनको फर्स्ट गवर्नर बनाया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। क्या काम करेगा आरबीआई? ये आरबीआई के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, आरबीआई की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि आरबीआई क्या काम करेगा। तो आरबीआई का
preamble कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। सबसे पहले क्या करेगा वो, बैंक नोट्स को इश्यू करने का और उसको रेगुलेट करने का, किस तरीके से, किस कायदे कानून से बैंक नोट्स इश्यू होंगे और चलेंगे, ये निर्धारित करेगा। कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, अलग अलग तरीके से रिजर्व्स बनाएगा। रिजर्व्स का मतलब कुछ पैसा बचा के रखेगा आरबीआई कंट्री की इकोनॉमी के लिए, ताकि कंट्री में जो मनी की सप्लाई है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा मनी मार्केट में ना आए और मनी कम भी ना पड़े, इसके पर्पस से रिजर्व्स बना करके रखेगा। हम अभी डिस्कस करेंगे कि मनी सप्लाई और ज्यादा मनी होना या कम मनी होने का क्या मीनिंग है, बट मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मनी जितनी जरूरत है, करेंसी की जितनी जरूरत है मार्केट के अंदर, उतनी करेंसी मार्केट में अवेलेबल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मॉनेटरी स्टेबिलिटी। जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, इस तरह से कंट्री का करेंसी और क्रेडिट सिस्टम चलाए जिससे कंट्री को एडवांटेज हो। डिसएडवांटेजेस करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऐसे करेंसी सिस्टम से क्या फायदा जिससे लोगों को नुकसान हो जाए, ऐसे क्रेडिट सिस्टम से क्या फायदा जिससे लोगों को नुकसान हो जाए। क्रेडिट सिस्टम का मतलब वो फाइनेंशियल सिस्टम जो उधार देता है लोगों को, तो वो एक साउंड और वेल रिकग्नाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए जो नीड बेस्ड क्रेडिट को अलाउ करे, जितनी क्रेडिट की जिसको जरूरत है उतना क्रेडिट दिया जाए। To have a modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy. To have a modern monetary policy framework. Modern का मतलब टाइम टू टाइम मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करते रहे, फ्लो ऑफ मनी, कंट्रोल ऑफ मनी, ये जो दो मेजर फंक्शंस हैं आरबीआई के, इसको समय समय पर वो रिव्यू करे, देखे दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे हिंदुस्तान ऑपरेट कर रहा है, इसके हिसाब से वो डिसीजंस ले, ताकि जो इकोनॉमी आपकी है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है आपकी कंट्री का, इंडिया का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का है और आगे भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सरकार एक तरीके से काम कर रही है, फाइनेंशियल सिस्टम उस तरीके से उसको फॉलो कर रहा है, बजट्स बन रहे हैं, उस हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉनेटरी फ्लो देखना है। अभी हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आएंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत केयरफुली देखने पड़ते हैं। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी, ये मैंने बोला अभी फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, उसमें प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये ध्यान में रखते हुए हम लोगों को प्राइस स्टेबिलिटी आरबीआई को काम करना होता है, ताकि ग्रोथ फ्यूल हो सके, ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके कंट्री के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन ना बढ़े। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, तो प्राइस स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, तो रिटेल और होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जिसपे सामान आपको मंडियों में मिलता है या रिटेल स्टोर्स पे मिलता है, वो स्टेबल रहें, एक जैसे रहें उनके लेवल्स, लगातार किसी भी चीज में बढ़ोतरी ना हो, बढ़े ना हो, इंक्रीज ना हो प्राइसेस। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये प्रियम्बल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसके अंदर लगभग इसके सारे फंक्शंस कवर हो जाते हैं, इसके सारे फंक्शंस इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रीफ हिस्ट्री थी जो उसके ओरिजिन से लेकर उसकी फंक्शनिंग तक इंडिकेट करती है। सो लेट अस टॉक अबाउट हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड। कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रहा है, अंडर whose administration, under whose management. Please stop messaging each other. Please do not do that. ठीक है? So let us talk about administration and management. Reserve Bank of India is managed and governed by the Central Board of Directors, and the board is appointed by the Government of India in keeping with the Reserve Bank of India Act. Reserve Bank of India Act जो बना है 1934 का, वो ये प्रोवाइड करता है कि क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन ओनर ऑफ आरबीआई अपॉइंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन लाइन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। जो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट होता है उसका टेन्योर 4 साल का होता है, ठीक है।
Board is constituted as official directors and full-time governor and not more than 4 deputy governors. जो official directors हैं board के वो, और एक governor और 4 ज्यादा से ज्यादा deputy governors. That is what the construction of a board in Reserve Bank of India is. इसके बाद non-official directors भी होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, अपॉइंट नहीं करती है, नॉमिनेट करती है. They are 10 in numbers from the different fields and 2 government officials. 10 डायरेक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, और 2 जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो यूजुअली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आईएएस ऑफिसर्स का कैडर होता है उससे अपॉइंट होते हैं, या रेवेन्यू सर्विस से, या सेंट्रल सर्विसेज. तो भारत सरकार अपने 2 ऑफिसर्स को भी नॉमिनेट करती है और 10 डायरेक्टर्स अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को एज नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है. Currently the governor is Shri Shaktikant Das, who is a retired IAS officer, and he was holding the position of secretary to the Department of Economic Affairs before joining as governor Reserve Bank of India. ठीक है, तो ये मिस्टर शक्तिकांत दास हैं. लगभग 35 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करियर है इनका भारत सरकार के साथ, जिसमें he has worked as both revenue secretary as well as economic affairs secretary, who are responsible for usually making budgets. And this person was also one of the key persons who was handling demonetization initiative. जो भारत में एक नोटबंदी का इनिशिएटिव हुआ था, ये भी उस वक्त ये भारत सरकार के इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे, और ही वाज आल्सो प्लेइंग अ वेरी की रोल. उस वक्त नोटबंदी की बात किसी को नहीं पता थी. ही वाज वन ऑफ द पर्संस आफ्टर प्राइम मिनिस्टर हु वाज नोइंग अबाउट द मैटर ऑफ डिमोनेटाइजेशन. तो 4 डायरेक्टर्स होते हैं, और हर एक डायरेक्टर जो है वो एक लोकल बोर्ड को हेड करता है. लोकल बोर्ड का मतलब है इंडिया को 4 जोन्स में बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. ईच जोन इज हेडेड बाय 1 डायरेक्टर. So it is called Director North Zone, Director South Zone, Director West Zone, Director East Zone. और ये सारे डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर के, गवर्नर के साथ बैठ करके आरबीआई का पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं. और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं जो अपॉइंट होते हैं टाइम टू टाइम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको टाइम टू टाइम अपॉइंट करती है. इस बोर्ड का क्या काम है? जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द बैंक्स अफेयर्स. बैंक के काम करने के तरीके को और सारे कामों को, जो भी जिस तरीके की भी चीजें अफेयर्स बैंक में हो रहे हैं उसको सुपरवाइज करना और बैंक के काम को डायरेक्शन देना, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना और डायरेक्शन देना. ये बोर्ड का काम है. ये आरबीआई का काम नहीं बता रहा हूं मैं, बोर्ड का काम है, विच इज सुपरवाइजिंग द एंटायर अफेयर्स एंड वर्किंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इस बोर्ड के साथ एक पैरेलल बोर्ड और बनाया गया है जिसको कहते हैं बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. इट इज नॉट द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट इट इज बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. Reserve Bank of India performs the supervisory function under the guidance of Board of Financial Supervision. ये 1994 में बनाया गया, नवंबर 1994 में, और इसका पर्पस ये है कि जो फाइनेंशियल सुपरविजन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो ये बोर्ड डायरेक्ट करता है, एडवाइस करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि कैसे फाइनेंशियल सुपरविजन किया जाए, कैसे और अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम किया जाए. ये बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन का काम. ये एक तरीके से एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ताकि वो हेल्प कर सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टेकिंग राइट डिसीजंस, गेटिंग इनटू द राइट डायरेक्शन. ये वो है. बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. Consolidated supervision of financial sector of the country, comprising of scheduled commercial and cooperative banks, all the financial institutions, local area banks, small finance banks, payment banks, credit information companies, non-banking financial corporations and primary dealers. इस कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम पूरा का पूरा उसको सुपरवाइज करना, उसकी फंक्शनिंग को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एडवाइस करना, अलर्ट करना, कॉशन करना, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन का काम है.
और कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम? सारे तरीके के बैंक इसके अंदर काउंटेड है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोकल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेमेंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर जो लोग लोन लेते हैं उसके रीपेमेंट्स करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखती हैं। दोज कंपनीज आर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। इन कंपनीज को भी सुपरवाइज करती है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बैंकिंग का काम करती हैं विदाउट हैविंग अ बैंकिंग लाइसेंस। फॉर एग्जांपल लोन देना। मुथूट गोल्ड नाम सुना है आप लोगों ने? मुथूट गोल्ड कंपनी है ना, मुथूट कॉर्पोरेशन, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वो कोई बैंक का काम नहीं करती है, लेकिन आपसे सोना गिरवी लेकर के, सिक्योरिटी लेकर के आपको अमाउंट का लोन सैंक्शन करती है। और जब आप उस पूरा लोन को वापस कर देते हैं तब वो आपको आपका जो सोना है, जो भी चीज आपने रखी है उनके पास, वो वापस कर देती है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो सिक्योरिटी लेकर के आपको लोन देती हैं, बट दे डू नॉट टेक डिपॉजिट्स। ठीक है। और हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, या शायद आप पढ़ेंगे, आई डोंट रिमेम्बर, साहूकार और महाजन पढ़ लिया है क्या हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर? नहीं, अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो साहूकार और महाजन जैसे जो इनफॉर्मल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैं उनको भी ये लोग कवर करते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग, बहुत सारे लोग स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं कि जैसे शेयर्स में डील करना, उनको खरीदना, उनको बेचना, यही उन लोगों का बिजनेस होता है। तो स्टॉक ब्रोकर्स को भी ये डील करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। हाँ संभव, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नो सर। Okay, so you raised hand, so I thought you were asking a question. Okay, so this is the objective of Board for Financial Supervision. Clear? यहां तक किसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके प्रियम्बल, उसके एस्टैब्लिशमेंट या उसके मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चंस पूछने? सर मुझे एक डाउट है। प्लीज पूछिए। सर वो जो नोट पे जिसके साइन होते हैं वो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है ना? एब्सोल्युटली, गवर्नर ऑफ आरबीआई ही नोट्स इश्यू करता है। उसकी फंक्शनिंग पर हम अभी आएंगे, लेकिन गवर्नर का ही साइन होता है उसके ऊपर, क्योंकि इश्यूअर उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और सर उसपे तो अभी उर्जित पटेल के साइन थे, और आपने शक्तिकांत जी को बताया उसका गवर्नर आरबीआई का। बिल्कुल सही। एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो नोट्स यूजुअली होता क्या है कि जो नोट आप यूज कर रहे होते हैं वो थोड़े पुराने होते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू नोट्स कई बार नहीं होते सिस्टम के अंदर। और आप लोगों को सबको पता है जो 2000 और 500 रुपए के नोट हैं, ये नोटबंदी के दौरान लाए गए थे, नए नोट लाए गए थे, राइट? और बंदी थी इस देश में 2016, तब उर्जित पटेल डायरेक्टर थे, सॉरी गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ज्यादातर नोट उस वक्त चेंज किया गया, कई नोट्स का डिजाइन भी चेंज कर दिया गया। आप लोग 100 रुपए देखेंगे, उसका भी डिजाइन चेंज हुआ है। 200 रुपए का नया नोट आया है, उसका भी डिजाइन चेंज हो गया है। तो ज्यादातर नोट पर उर्जित पटेल का साइन है। 10 रुपए का भी नोट चेंज किए गए हैं, ब्राउनिश कलर के हुए हैं थोड़े से। तो वो सारे जो डिजाइन चेंज हुए हैं वो उर्जित पटेल के टाइम हुए हैं, तो उर्जित पटेल का ही साइन है ज्यादातर नोट्स पर। और अभी भी कई नोट ऐसे हैं मार्केट में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर रघुराम राजन का भी साइन है। यस सर। Who was another ex-governor before उर्जित पटेल। तो अभी हो सकता है कि शक्तिकांत दास के टाइम में बहुत कम नोट्स इश्यू हुए हों मार्केट के अंदर। और ये हमने डिस्कस किया था अभी प्रियम्बल में, नोट्स इश्यू करना आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में वो ये भी देखता है कि कितनी करेंसी इश्यू की जाए, कितनी रिक्वायर्ड है उतनी इश्यू करता है। ठीक है, तो वो we will come to that particular point, but I have told you the main reason behind that probably very less number of new notes have been issued in the last 1 year, क्योंकि अभी लगभग 1.5 साल के करीब हुआ है शक्तिकांत दास को गवर्नर बने हुए आरबीआई का। तो हो सकता है पिछले 1.5 साल में बहुत कम नोट नए इश्यू हुए हों, लेकिन हो सकता है अगले 3-4 सालों में आपको शक्तिकांत दास के नोट भी दिखने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर करेंसी है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, तो वो फटने लगती है, खराब होने लगती है, वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है पेपर का। तो धीरे धीरे करके आपको नए नोट जल्दी देखने को मिलेंगे। तो यू विल बी एबल टू सी शक्तिकांत दास, but probably by that time not remain the governor of RBI.
इट मे बी पॉसिबल। ठीक है जी, ओके सर। any other question on the administration management? Okay, let's move to the legal framework. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इस कंट्री के अंदर रेगुलेशन का और कंट्रोल का काम करता है, इशू ऑफ नोट्स का काम करता है, तो बहुत सारे कानून इस देश में बने हुए हैं जिनका ध्यान में रखते हुए जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काम करना होता है। तो वो कानून हम पहले आपको थोड़ा ब्रीफली, बहुत ब्रीफली मैं बता दूं एक एक लाइन में, ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो कानून क्या है। सबसे पहला एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक संस्था है। अगर आप इस संस्था के अंदर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपको पार्लियामेंट के अंदर जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को अमेंड करना होगा, चेंज करना होगा, और उसके लिए पार्लियामेंट मेंबर्स की 2/3 मेंबरशिप इसके साथ होनी चाहिए, तभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं ये आप लोगों को बहुत स्ट्रेस देकर के बता रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की। Under the constitutional hierarchy, if you want to change something in Reserve Bank of India, you have to go to the Reserve Bank of India Act 1934 and its rules and regulations through Parliament, and for passing the bill in Parliament, to change the amendment in the Parliament, to amend the bill, 2/3 majority चाहिए आपको पार्लियामेंट के मेंबर्स की। तो ये इतना आसान एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटी। क्यों इंडिपेंडेंट है ये संस्था, इसकी भी इंपॉर्टेंस मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, वील कम टू दैट। पब्लिक डेट एक्ट 1944 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, जो सरकार बहुत सारी सिक्योरिटीज इशू करती है, उसको आरबीआई जो है मॉनिटर करता है। आरबीआई की गाइडेंस और मॉनिटरिंग और एडवाइजरी में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती है। तो गवर्नमेंट को जो भी काम करना है वो आरबीआई की एडवाइजरी से सिक्योरिटी में काम करेगी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेंट्रल बैंक का मेजर काम है इस कंट्री के अंदर नोट्स इशू करना, फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की रेमिट को यूज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अलग अलग बैंक्स को टाइम टू टाइम कॉशन करती है, सावधान करती है, ताकि वो ठीक से काम करें। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फॉरेन एक्सचेंज, जितना विदेश से हिंदुस्तान में पैसा आता है और बाहर हिंदुस्तान से बाहर पैसा जाता है, अलग अलग करेंसी फॉर्मेट्स में, चाहे वो पाउंड स्टर्लिंग हो, चाहे वो डॉलर्स हो, चाहे वो सिंगापुर डॉलर्स हो, चाहे लिन हो, राइट, लीरा हो, येन हो, राइट, इन सारी चीजों को मैनेज करने का, गवर्न करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प के लिए बनाया गया है, ताकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली लागू किया जा सके और इंप्लीमेंट किया जा सके। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, मैंने आप लोगों को अभी पिछली स्लाइड में जानकारी दी थी कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी कंपनीज, प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं जो लोगों के क्रेडिट रिकॉर्ड्स रखती हैं, और लोगों का मतलब फाइनेंशियल बिजनेसेस का भी, बिजनेस हाउसेस का भी, कॉर्पोरेट्स का भी, मतलब मेरा आपका बिजनेस का, सबका रखती हैं कि किसने कितना उधार लिया है और कितना पेमेंट कर दिया है। इसका एक पूरा सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स रखती हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, कि कौन से साल में लोन लिया, कौन से साल में उसे कंप्लीट किया, कितने लोन लिए, वो रिकॉर्डेड होते हैं उसके अंदर। उसके हिसाब से क्रेडिट कंपनीज, इंफॉर्मेशन कंपनीज आपको रेटिंग भी देती हैं कि दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन, ही हैज टेकन 10 loans, he has paid 9 loans and his payment journey is continuous and consistent, ये लगातार पेमेंट करता है। ये खराब आदमी है, ये इसने 3 लोन लिए हैं, एक ही लोन चुकाया है, 2 लोन्स को रेगुलरली पे नहीं कर रहा है, कंपनी ने इसको डिफॉल्टर अनाउंस कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। Those records are accessible not to everyone, मेरे और आपके एक्सेस में नहीं है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इसका एक्सेस दिया गया है। तो ये क्रेडिट कंपनीज किस तरीके से, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कैसे काम करें, इसके लिए सरकार ने एक्ट बनाया है, आरबीआई को एम्पावर किया है। आरबीआई का एक काम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को मैनेज करना भी है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, जब सरकार ने बहुत लंबे टाइम में ये देखा
कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, उनकी एसेट्स से ज्यादा उनकी लाइबिलिटीज हो जाती हैं, उनको पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, सेटल करने में प्रॉब्लम होती है लोन्स को, जेन्युइन लोगों के लिए, जेन्युइन प्रॉब्लम्स जिनकी होती हैं, उनके लिए सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 बनाया, जिसको 2015 में अमेंड किया गया, नीचे की लाइन में लिखा हुआ है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स अमेंडमेंट एक्ट 2015, और इससे मदद दी गई उन लोगों को जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने लोन लिया और बिकॉज ऑफ सम वेरी जेन्युइन रीजन दे आर नॉट एबल टू पे द मनी बैक। तो आरबीआई को एम्पावर किया गया कि वो इस एक्ट का यूज करे और बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एडवाइजरी दे, गाइडेंस दे, डायरेक्शन दे कि कैसे पेमेंट्स और सेटलमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, पेमेंट सिस्टम्स एक्ट का एक और बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो 2015 में किया गया, वो ये किया गया कि आपने देखा होगा बहुत सारी साइट्स से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की साइट्स होती हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी। इसके अलावा पेटीएम एक बहुत बड़ा सोर्स है जहां से लोग पेमेंट्स करते हैं और इसके अंदर कुछ बैलेंस भी रखते हैं, राइट। पेटीएम अकाउंट में कई लोगों के बैलेंसेस होते हैं। अमेजॉन अब एक बहुत बड़ा सोर्स हो गया है जिससे आप पेमेंट्स करते हैं। फ्री चार्ज एक पोर्टल है जहां पर आप पेमेंट्स करते हैं। तो इस तरीके से बहुत से पेमेंट्स पोर्टल्स बन गए हैं, सिस्टम्स बन गए हैं। तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके लिए सरकार ने 2015 में अमेंडमेंट करके उस एक्ट के अंदर इन पेमेंट्स को भी, पेमेंट एप्लीकेशंस और पेमेंट सिस्टम्स को भी इंक्लूड कर लिया। तो ये भी एक जरूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि पेमेंट्स बैंक्स जो हैं वो भी कंट्रोल्ड बाय आरबीआई होते हैं। और कौन कौन से एक्ट्स हैं जिसमें आरबीआई का रोल हो सकता है? ये जो मैंने अभी बताया ये तो डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड बाय आरबीआई होते हैं। जो अदर रिलेवेंट एक्ट्स है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिन इंस्ट्रूमेंट्स से आप खरीद बेच सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज अभी हम पढ़ेंगे आगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है चेक, और तीसरा होता है बैंक ड्राफ्ट। ये तीनों नाम सुने हैं आप लोगों ने? बिल्स, चेक्स और बैंक ड्राफ्ट, जिसको आप डिमांड ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। बैंकर्स बुक्स का मतलब होता है जो बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, वो जो जर्नलाइज करता है, लेजर बनाता है, उनको भी बैंकर्स बुक्स बोला जाता है। तो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट को भी यूज कर सकता है आरबीआई जब वो किसी बैंक से बात करता है, उसको एडवाइजरी इश्यू करता है, बैंकर्स बुक्स के एविडेंसेस को चेक कर सकता है। तो वो कैसे होने चाहिए, वो बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 में लिखे हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में नेशनलाइज्ड बैंक बनाया गया। इट वाज टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर वाज एन एक्ट व्हिच वाज क्रिएटेड फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर पार्लियामेंट। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है आरबीआई की तरह। इट्स नॉट अ सेंट्रल बैंक, इट्स अ नॉर्मल रिटेल होलसेल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की इस्तेमाल करता है आरबीआई जरूरत पड़ने पर, जब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करता है। कंपनीज एक्ट 1956, ऑब्वियसली जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी बैंक्स हैं इस कंट्री में, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। 2013 में अमेंडमेंट हुआ था कंपनीज एक्ट में, इसलिए अब उसको 2013 अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है कंपनीज एक्ट को। तो इसको भी जो है इंप्लीमेंट करने में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सिक्योरिटी जो है वो दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक वो जो सिक्योरिटी इश्यू करती है, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद, और दूसरा आदमी जो उसे, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ पावर्स हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी का मतलब यह है कि इस कंट्री के अंदर जितने इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जितने बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास डिपॉजिट्स हैं, इनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था DICG, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और इसको कानून के तहत बनाया गया ताकि जब कोई बैंक लिक्विडेट हो, जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद हो, उस वक्त जो कार्रवाई की जाए उसमें यह इंश्योर किया जाए कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो आदमी का
बैंक में रखा हुआ है वो उसे वापस मिल जाए, एक मिनिमम अमाउंट। ये इंश्योर करना डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। और ये 1961 के एक एक्ट से बनी हुई संस्था है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। इसको भी मॉनिटर करना, एग्जामिन करना, रेगुलेट करना आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में। रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दैट अ लॉट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू ग्रो बैंकिंग सिस्टम एट द रूरल लेवल, at the remote level, to grow the banking system, to develop the banking habits for the people. Regional Rural Banks Act 1976 was established, और क्योंकि बैंकिंग फ्रेमवर्क ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रीजनल रूरल बैंक्स को भी देखती है थ्रू द एक्ट ऑफ 1976। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980, 1980 के दशक में कई बैंक्स सरकार के पास पहुंचे, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, कि हमें कोई खरीदना चाहता है या कोई हमें खरीद ले, हम लॉसेस में हैं, वी आर नॉट एबल टू सस्टेन आवर लॉसेस, हमको कोई खरीद ले। या कोई बड़ा बैंक सरकार के पास जाता है कि हमें जो है छोटा बैंक खरीदना है ताकि हमारी भी रीच बढ़े, हमारा भी बिजनेस बढ़े, हमारी भी कैपिटल ज्यादा हो। तो इस पर्पस से एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग जो बैंक्स की हो रही थी, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट बनाया गया 1980 में। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के को पावर्स देता है कुछ कि वो एडमिनिस्टर कर सके लीगल फ्रेमवर्क को बैंकिंग के इंडिया। इसके अलावा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, नाबार्ड बनाया गया 1981 में, जो केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसको भी वो भी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एम्पावरमेंट है उसको यूज करने की। नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया गया, देश में जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फाइनेंस करना नेशनल हाउसिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 1987 के एक्ट से बना हुआ है। रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993, बहुत सारे बैंक्स डिफॉल्ट करने लगे, बहुत सारे लोग डिफॉल्ट करने लगे, कॉर्पोरेशंस डिफॉल्ट करने लगी, तो सरकार ने रिकवरी ऑफ डेट्स एक्ट बनाया 1993 में। कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया, ये देखा गया कि कई बैंक्स जो हैं वो बिहाइंड द कर्टन्स मार्केट के अंदर रेट्स को फिक्स कर लेते हैं, एक दूसरे को कॉम्पीट करने की बजाय बोलते हैं ठीक है तुम इतना बिजनेस करो, मैं इतना बिजनेस करूंगा, आई विल नॉट टच योर स्पेस। सो इट वाज डिफीटिंग द पर्पस ऑफ हेल्दी कंपटीशन इन द कंट्री, हेल्दी इकोनॉमिक कंपटीशन इन द कंट्री। तो ये कुछ एक्ट्स थे। इसके अलावा जो नीचे के एक्ट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं सपोर्टिंग एक्ट्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हेल्प करते हैं इन एडमिनिस्टरिंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स फ्रेमवर्क इन द कंट्री। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री और मैनेजमेंट और लीगल फ्रेमवर्क है जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के अंदर काम करता है। किसी को कोई क्वेश्चंस इसमें पूछने हैं तो प्लीज पूछिए। सर ये जो डेट्स है वो याद करनी पड़ेगी हमें? इसमें कुल मिलाकर अगर आप डेट्स देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 तो डेट्स हैं टोटल जो हिस्ट्री या मैनेजमेंट से रिलेटेड है। देखिए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, अभी तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक्ट का नाम लिख देंगे, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। बट अभी आप जिसकी जर्नी कॉमर्स में ही कंप्लीट होनी है उसको तो रोज देखने को मिलेंगे। अगर किसी को 12th तक कॉमर्स करनी है और उसके बाद बीकॉम करना है तो उसको तो पूरी जिंदगी ये सारे एक्ट्स दिखते रहेंगे, तो अपने आप याद हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? ओके सर। किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं इस पे तो प्लीज पूछिए। Anybody who wants to ask me questions on this, please ask.